हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और बहुत सारे वैकेंसी भी आए हैं। और देखा जाए तो अभी बीपीएससी भी बहुत अच्छा सीट देने वाली है और साथ ही साथ यूपीएससी तो 1000 से ज़्यादा ही सीट दे दिया। और भी बहुत सारे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होने जा रहा है और बहुत सारा वैकेंसी भी है, जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी दिया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस भी दिया है। और इस तरह से बिहार में तो एग्ज़ाम का दौर ही चल रहा है, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है अधिकतर बच्चों का जो कमज़ोर रह जाता है वो है आपका करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की अगर बात कर दिया जाए तो करंट अफेयर्स बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पूछते हैं कि कैसे ठीक होगा। तो करंट अफेयर्स एक दिन या 2 दिन या 1 महीने पढ़ने से ठीक नहीं होता है। जिस तरीके से आप अपने दिनचर्या में सभी चीज़ को शुमार रखते हैं, उसको शामिल रखते हैं, उसी तरीके से आपको न्यूज़पेपर भी शामिल रखना होगा। अगर रोज़ का न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा, तो आपका वहाँ से बहुत सारा चीज़ है जो कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, जो करंट अफेयर्स आप बना देंगे वो मुझे उम्मीद है कि शायद मैगजीन पढ़ने वाले या वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करने वाले ये नहीं कर सकते। तो ये खास बात होता है। और सबसे जो प्रमुख जो बिंदु है जो सुर्खियों में खास करके रहता है, जिसको हम लोग लेकर के कभी कभी परेशान होते हैं, और यही करंट अफेयर्स है। अगर 2 चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए तो मुझे उम्मीद है कि सबसे बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। पहला वो हो जाता है आपका न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे शाखा होते हैं, ब्रांचेज, जिसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद अगर इसके साथ हम ऐड करें जो सबसे सटीक जो मैगजीन है वो हो जाता है हमारा प्रतियोगिता दर्पण। अगर प्रतियोगिता दर्पण को आप पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि इसके अलावा और भी कुछ पढ़े, तो सबसे बेहतर मैगजीन एक और है जिसका नाम है क्रॉनिकल। तो हम लोग अभी जो प्रमुख यानी कि समझिए कि 6-7 जो न्यूज़पेपर है, इसी का सम्मिश्रण कहे या इसी का निचोड़ कहे, जो हम आपके सामने जो 13 फरवरी का जो महत्वपूर्ण जो सुर्खियों में रहा है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ बिंदु पे बात कर लेते हैं। पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिनलैंड के जो पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने किन को हराया, हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि रूढ़िवादी पूर्व प्रधानमंत्री इनको कहा जाता है, जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब, वो फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है। अगला जो है कन्याकुमारी की जो ट्रांस वुमन है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहली महिला या पहली ट्रांसजेंडर है जो टीटी बनी है। अगला हम लोग देखेंगे, ये सारा का सारा आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेगा। हम लोगों ने कोई अलग से ये जो निचोड़ है लेकर के नहीं आया है, आपके न्यूज़पेपर से ही है। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए आईआईटी भुवनेश्वर की 100 क्यूब स्टार्टअप पहल का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद इरेडा होता है, इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इन्होंने किया। उसके बाद नौसेना प्रमुख ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रडार और निगरानी प्रणाली का भी उद्घाटन किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खास करके आपको 2 क्षेत्रों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुरक्षा के क्षेत्र में अगर आप चाहें तो साइंस टेक में इसको ऐड करेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, पीटी को लेकर के और मेंस को लेकर के भी हो जाता है। चलिए हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे आप फिनलैंड के अभी स्टब को देख रहे हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में, इन्होंने, चलिए हम लोग बात करें इनके बारे में। कहा जाता है कि फिनलैंड की बहुत ही रूढ़िवादी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट का जो चुनाव हुआ उसमें ये जीत हासिल किए और इनको 51.6% वोट मिला। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके जो प्रतिद्वंदी थे, जिनको 48.4% वोट हासिल हुआ और उसके बाद ये हार गए। अगला इसी में हम लोग देखिए, क्योंकि यहाँ से हो सके तो प्रश्न आपसे पूछा जा सके, क्योंकि यूरोप में बहुत ऐसे कंट्री हैं, जो अधिकतर कंट्री ऐसे हैं, खास करके अमेरिका की अगर बात कर दिया जाए तो नाटो में उनकी बहुत ही ज़्यादा दावेदारी चलती है। तो स्टब ने रूस पर सख्त रुख अपनाया और नाटो में फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन किया, जिसमें देश आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2022 में क्या हुआ, शामिल हो गया। नाटो का सदस्यता भी हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे हम लोग देखेंगे
इनको आप देख रहे हैं, कन्याकुमारी ट्रांसफॉर्मर तमिलनाडु की पहली ट्रांस टीटी बनी है। तो यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु की पहली ट्रांस ट्रेन टिकट परीक्षक सिंधु गणपति शिक्षा और दृढ़ता के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय की एक उज्जवल भविष्य की आशा रखती हैं, एक उज्जवल भविष्य की आशा रखती हैं। उसके बाद देखिए, चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्हें दक्षिण रेलवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, तो दक्षिण रेलवे मजदूर संघ से समर्थन मिला, जिससे उन्हें अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिली। एक दुर्घटना में हाथ में चोट लगने के बाद सिंधु ने गैर तकनीकी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। ठीक है, गैर तकनीकी भूमिका जो है वो निभाना शुरू कर दिया। आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए हो सकता है आपसे ये पूछा जा सके। ये हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ की ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया का कॉन्क्लेव आयोजित करेगा। सोशल मीडिया के लिए क्या करेगा, कॉन्क्लेव आयोजित करेगा। योगी सरकार प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2025 को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित करने की योजना बना रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस महाकुंभ मेले के बारे में जानकारी हासिल हो सके। और बहुत सारा चीज़ें प्रयागराज में करने की बात किया जा रहा है, और ये काम हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा चलाई जा रही है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, कॉन्क्लेव का लक्ष्य व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों एजेंसियों को शामिल करना है। पर्यटन विभाग महाकुंभ के आयोजन के लिए अनूठे विचारों को आमंत्रित करते हुए एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा, जिसमें सर्वोत्तम विचारों को आयोजित की योजना में शामिल किया जाएगा। आगे देखिए, ये हमारा साइंस टेक से है, क्योंकि साइंस टेक से यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, बहुत अधिक सवाल पूछा जाता है। आईआईटी भुवनेश्वर की 100 क्यूब स्टार्टअप पहल का उद्घाटन किया गया, और केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी भुवनेश्वर की 100 क्यूब स्टार्टअप पहल का उद्घाटन इन्होंने किया है, उद्घाटन किया। इस पहल का जो लक्ष्य है 2036 तक 100 करोड़ रुपए के मूल्यांकन करने वाले स्टार्टअप बनाना है, 100 करोड़। उसके बाद देखेंगे, आईआईटी भुवनेश्वर का अनुसंधान और उद्यमिता पार्क स्टार्टअप के लिए संसाधन, परामर्श, प्रारंभिक पूंजी और निवेशकों तक पहुंच प्रदान करना है। ये इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आप देख रहे होंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा केंदू पत्ता श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा किया गया। केंदू पत्ता, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत BBI है। और ये मत सोचिए कि बिहार अन्य राज्यों के बारे में नहीं पूछ सकता, अन्य राज्यों के बारे में भी पूछता है। आप देखे होंगे 68 या 69 BPC, तो पता चला होगा। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है नवीन पटनायक, ने 9 लाख केंदू पत्ता तोड़ने वालों और बांधने वालों के लिए 150 करोड़ रुपए के लिए क्या किया है, वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा किया है। कौन से पत्ते के लिए, तो केंदू है ना, ये केंदू जो पत्ता है उसको तोड़ने और बांधने के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता जो राशि है, वो जो पैकेज है उन्होंने घोषणा किया है। और इसमें ये कहा गया है कि केंदू पत्ता तोड़ने वालों को 50% बोनस मिलेगा। ठीक है, केंदू पत्ता तोड़ने वालों को 50% क्या मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, जो पिछले वर्ष से दोगुना है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। बाइंडरों और अस्थायी श्रमिकों को 10% प्रोत्साहन मिलेगा, और अस्थायी श्रमिकों को एक अतिरिक्त महीने का कार्य और सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी इनको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में, ठीक है, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में, पूछा जा सकता है डायरेक्ट कहाँ पे, तो झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की परियोजना का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री ने आदिवासी आबादी और बुनियादी ढांचे को लाभ पहुंचाने वाली 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान की मासिक जो किस्त है वितरित की जाएगी।
75 लाख लाभार्थियों को भूमि अधिकार और वितरित किए और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गाँव के लिए धनराशि का हस्तांतरित किया गया है। सीएम राइज स्कूल और विभिन्न जल आपूर्ति, रेल और सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। आगे देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई है। दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और हिंदू धर्म के सुधार आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक हैं और इतिहास में ये पूछा जाता है बार बार, वे भी आई है और इनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की और इसके बारे में भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा। तो सत्यार्थ जो प्रकाश है दयानंद सरस्वती ने लिखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और भी है कि 1876 में भारतीयों के लिए उन्होंने ये बात कही थी। 1876 में भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। मूर्ति पूजा और कर्मकांड की निंदा करते हुए उन्होंने वैदिक विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य किया। आगे देखेंगे हम लोग, फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फीफा के साथ समझौता किया। फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फीफा के साथ समझौता किया। अगला देखिएगा, हम लोग इसी में देखेंगे कि स्कूलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा भारत भर के लगभग 1.5 लाख स्कूलों में 11 लाख फुटबॉल वितरित कर रहे हैं। लगभग कितना? तो 11 लाख फुटबॉल क्या कर रहे हैं? वितरित कर रहे हैं, ताकि फुटबॉल के संस्कृति को बढ़ाया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिसंबर में वितरित शुरू किया और पहले ही उड़ीसा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में 6848 फुटबॉल वितरित कर चुके हैं। उसके बाद फुटबॉल को गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नागर हवेली आदि में भी वितरित किया गया है। इतना याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, वो हमारा होता है पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर पाई फुट प्लेटफॉर्म कर दिया गया। बिटसीला का अधिग्रहण किया गया। ये पूछा जा सकता है, कॉर्पोरेट पहचान में बदलाव को चिन्हित करने और ऑनलाइन जो रिटेल में बड़ी पकड़ हासिल करने के लिए पेटीएम ई कॉमर्स ने खुद को पाई प्लेटफॉर्म के रूप में क्या किया? रीब्रांड किया है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, पाई प्लेटफॉर्म जो है ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में एक प्रमुख विक्रेता प्लेटफॉर्म बिटसीला का अधिग्रहण कर लिया और पेटीएम ई कॉमर्स में सबसे बड़ा शेयरधारकों एलिवेशन कैपिटल अब पाई प्लेटफॉर्म में भी वही स्थिति रखता है। आगे हम लोग देखेंगे, सरकार जेड के लिए राष्ट्रीय रचनाकारों के पुरस्कारों की घोषणा करने के लिए तैयार हो गई है। तो सरकार नए युग के प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों, खास करके विशेष रूप से सोशल मीडिया पर जो जेड से जुड़े लोगों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय रचनाकारों के पुरस्कारों की शुरुआत कर दिया गया है। किसका? तो जेड से जुड़े लोगों को पुरस्कार लगभग 20 श्रेणियों में दिए जाएंगे। ये याद रखिएगा, कितने श्रेणियों में दिए जाएंगे। यही वजह है कि कभी कभी हम जब पढ़ते हैं पूरा डिटेल्स में, तो कम से कम अंदर जा कर के देखते हैं कि क्या 2-4 फैक्ट्स मिल रहा है जहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब ये कहता है कि जेड जो एन है उन लोगों को दिया जाएगा जो इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पुरस्कार लगभग 20 श्रेणियों में दिए जाएंगे। तो यहाँ से श्रेणी भी पूछ सकता है, जिनमें यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। जैसे यूट्यूबर जो हैं, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, उनको भी इस पुरस्कार के रूप में मतलब शामिल किया गया। इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा इस सेशन का जो अंतिम चरण जो है, एक श्रेणी उन व्यक्तियों को समर्पित होगी जिन्होंने भारत की सॉफ्ट पावर और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में मदद की है। तो ये हमारा जो 13 फरवरी है, 13 फरवरी से इतना ही करंट अफेयर्स था। आप चाहें तो और भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 3-4 पेपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्ट करेंगे। और डेली कम से कम एक काम ज़रूर आप करिए, कॉपी रखिए और न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो रोज़ लिखने की कोशिश करिए कि जितना भी करंट अफेयर्स है आपके पास कलेक्ट हो, सिलेक्शन हो जाए।
और 1 साल के बाद जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा, जब एग्ज़ाम का पीरियड आएगा और रिवाइज़ करते समय में आपको फील होगा कि हम कितना बेहतर किए। और जितना भी मैगज़ीन ले लीजिए उससे बेहतर नहीं हो सकता जितना बेहतर आपको न्यूज़पेपर से होता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।